लद्दाख में हिंसा भड़की, क्यों भड़की, किसने भड़काई, कौन इसके जिम्मेदार हैं, क्या सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या सोशल रिफॉर्मर हैं, कौन आए, किसने हिंसा भड़काई, ऐसा क्या हुआ कि रात रात में ही लद्दाख जल गया, वो प्रदेश जो शांति प्रिय है, वो जो टूरिस्ट प्लेस है। नमस्कार, मैं एडवोकेट ए.के. शर्मा, न्याय सेवा दल से। जैसा कि आप जानते हैं, न्याय सेवा दल पुरुषों के मानवाधिकार एवं न्याय दिलाने के लिए कार्यरत एक संगठन है। नंबर एक, सोनम वांगचुक की एक एनजीओ है जिसका नाम है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसके सेवरल अकाउंट है, बैंक अकाउंट सेवरल है, जिसकी भारत सरकार को पूरी जानकारी नहीं दी गई है, कुछ अकाउंट की दी है। क्यों, क्या छिपाना चाह रहे थे? नंबर एक। नंबर दो पे चलते हैं। नंबर दो में एफसीआरए से जो एनजीओ में पैसा आया उसमें वित्तीय गड़बड़ियां, जिनकी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। नंबर नेक्स्ट, दूसरी जो एनजीओ है उसका नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, यानी कि चैरिटेबल संस्थाएं। इसमें कई सेवरल अकाउंट इसमें भी खोले गए हैं। उन सेवरल अकाउंट की पूरी डिटेल भारत सरकार को नहीं है, आधी बताई आधी छिपाई। क्यों? नंबर तीन आते हैं, सेशन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी बनाई हुई है। भारत सरकार का यह भी आरोप है कि पैसा जो डोनेशन आया वो लिया एनजीओ में और बाद में ट्रांसफर कर दिया कंपनी में। ऐसा क्यों? अब अगले चलते हैं। पर्सनल अकाउंट में अगर मीडिया की और भारत सरकार की बात माने तो पर्सनल अकाउंट 9 है जिनकी पूरी जानकारी नहीं दी, जिसकी सीबीआई की जांच चल रही है। अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दो। ब्रीफ ये, आज की तारीख में अभी कुछ हाल ही के दिनों में आपने देखा था एक घटना घटी नेपाल में। सब लोगों ने बोला जैन जी, स्टूडेंट्स मूवमेंट, यूथ मूवमेंट। देखो, सच जानना चाहोगे तो ना तो स्टूडेंट का मूवमेंट था ना यूथ का था। बेसिकली एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक गहरी साजिश थी जो कि एशिया के कुछ देशों में बड़े देश अपना नेटवर्क स्थापित करना चाहते हैं, एशिया के देशों में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। जब कोई भी दूसरा राज्य किसी राज्य में या किसी देश में अपना प्रभुत्व जमाता है तो वहां के ऐसे लोगों को देखा जाता है जो लोग आसानी से बिक जाएं, जिनकी गद्दार प्रवृत्ति के होते हैं, जो बिकने को तैयार रहते हैं। एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट, कुछ ऐसे मूवमेंट देखे जाते हैं कि क्या हम उस मूवमेंट के नाम पर उन लोगों को भड़का सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखा जाता है कि यहाँ का विपक्ष अपने देश के प्रति कितना समर्पित है। क्या विपक्ष हमारे कहने से अपने देश में दंगा कर सकता है? ये भी देखा जाता है। पत्रकार देखे जाते हैं। इन सब को देखने के बाद फिर विदेशी ताकतें उस देश में फंडिंग करती है और फंडिंग इस तरह से की जाती है कि जिन्हें जल्दी से उस दूसरी दिशा में उन्हें मोल्ड किया जा सके। इसमें सबसे ज्यादा जो नेपाल में हुआ वो जैन जी यानी कि यूथ को उन्होंने आगे किया, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी से कन्विंस किया जा सकता है। और ऐसी भीड़ को, जो भीड़ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो एक भीड़ है जो लेबर क्लास की है, जो दुखी रहती है, जो प्रताड़ित रहती है, उन्हें क्या होता है, उन्हें एक मौका मिलता है कि चलो आज अपनी भड़ास निकाल दो। भीड़ जाती है प्रेसिडेंट हाउस में, वो जाती है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो जाती है किसी मिनिस्टर में, जाकर तोड़ फोड़ कर देते हैं, क्योंकि उन पर खोने को तो कुछ है नहीं, पाने के लिए सारी दुनिया है। कि उनके पीछे की भी साजिश होती है, वो ऐसे ही नहीं जाते। आपको याद होगा भारत में भी टुकड़े करने के लिए भारत में भी कई साजिश रची गई, वो सफल नहीं हुए, प्रदर्शन हुए थे। मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, मैं यह बोला, मैं अपने मुंह से उनका नाम नहीं लेना चाहता। जो प्रदर्शन हुए थे वो इसी बात के हुए थे कि ताकि देश में अराजकता फैलाई जाए, देश को तोड़ा जाए, देश की सरकार को नष्ट किया जाए, देश की सरकार में जो इस समय सरकार है उसको खत्म किया जाए। ये सब हुआ था। अब आते हैं हम नेपाल में। नेपाल से ही घटना चल के ये आई, कहाँ आई? ये आई आपके लद्दाख में। देखिए, लद्दाख में एक दिन की घटना नहीं है, ये बहुत गहरी साजिश है। इसमें जो सोनम वांगचुक को जो एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट कर रहे थे, भारत सरकार ने इनके लिए एक जमीन भी आवंटित की थी। उसमें कुछ इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए लिए थी
वो उद्देश्य पूरा नहीं किया था, अपने उद्देश्य से भटक गए थे, भारत सरकार ने वो आवंटित की हुई जो जमीन है वो भी रद्द कर दी। आर्टिकल 370, 370 एंड 35 था। जब वो रिमूव किया तो लेह लद्दाख को एक केंद्र शासित राज्य बना दिया, तो उन्हें खुशी थी। खुशी इसलिए थी कि इससे पहले आर्टिकल 370 और 35 की वजह से जो पैसा आता था वो जम्मू एंड कश्मीर में जाता था, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि आर्टिकल 370 एंड 35 उसे प्रोहिबिट कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज हो रहा था। यानी कि डेवलपमेंट के लिए वो पैसा लेह लद्दाख में नहीं जाता था, इसलिए वो कहीं ना कहीं दुखी थे। आर्टिकल 370 रिमूव हुआ, खुशी की लहर आई। अब जो मूवमेंट किया गया वो इस नाम पर किया गया था कि अब इसे स्टेटहुड कर दो। स्टेटहुड के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए मेरे साथ लर्नेड एडवोकेट श्री राजेश शर्मा जी हैं, जरा उनसे भी जानते हैं उनके क्या विचार है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपके क्या विचार है, आप क्या मानते हैं कि किस वजह से हुआ? देखिए, जैसे कि आपने काफी डिटेल में कई सारी चीजों का वर्णन किया है कि नेपाल में जो जैन जी का आंदोलन था उसी तर्ज पर लद्दाख मैं को आपको भी यही रोकूंगा, क्या जैन जी था? दिल से बताना, देखिए जो सच बेस बताना। जो आप उसकी कह रहे हैं जो भीड़ थी, आप उसकी क्यों नहीं बता रहे? उनके पीछे कौन चेहरा था? हाँ, तो उसके पीछे जो चेहरे थे उनको तो देखिए, आप और मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह जितना जानते हैं, जितना मीडिया के थ्रू जानते हैं वही बता पाते हैं। बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चलती हैं, लेकिन उनका हम जब तक पूरी तरीके से पुख्ता तौर पर ना जानकारी हो, तो इसलिए मैं उस चीज पे नहीं कोई टिप्पणी करूंगा। ठीक है। लेकिन जो सामने दिख रहा है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि सोनम वांगचुक जी ने एक स्टूडेंट्स के लीडर के तौर पर इस आंदोलन को स्टार्ट किया, भूख हड़ताल स्टार्ट की, और वो एक राज्य को, मतलब एक केंद्र शासित राज्य को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए स्टार्ट की। लेकिन अब वो शायद या तो उन लोगों का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जी का उन लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो भड़क गए, और वो ये ना कहते हुए कि सोनम वांगचुक ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो सारे लोग सिर्फ और सिर्फ दंगा करने की नीयत से ही आए थे, मैं ये कहूँगा। और सोनम वांगचुक जी ने तो जैसा भी आंदोलन करना चाहा था ये शायद कुछ और ही बन गया। बाकी मेरा एक और मानना है कि क्योंकि इन्होंने जो 3 इडियट्स मूवी थी उसके बाद काफी इनका नाम चर्चा में आया था, तब से हम लोग जानने लगे कि इस तरीके से इन्होंने। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगा। देखिए, जहां तक मैं आपको समझ पाया हूँ, आप टीवी पे जो पिक्चर दिखाई जाती है, क्लीन चेहरा जो दिखाई, आप उस पर बात कर रहे हैं। मैं भारत सरकार के और जो डाटा है मैं उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं निजी तौर पर किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। हिंदी मूवी जब चलाई जाती है, हिंदी मूवी जो दिखाई जाती है उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि ये रियल हीरो है, जबकि सच्चाई तो कुछ और है। क्या हिंदी मूवी में आपको नहीं पता, कई न्यूज चैनल्स पर दिखाया गया था, आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर सारे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, एक प्रोड्यूसर था, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, उसके घर पे जितने भी हीरो हीरोइन बैठे हैं, हीरो हीरोइन तो नहीं होते, उन्हें हीरो हीरोइन कहते गलत है, एक्टर एक्ट्रेसेस, वो ड्रग्स लेते हैं। आप एक तरफ उन्हें कहते हो हीरो हीरोइन, वो हीरो हीरोइन नहीं होते, उनकी छवि साफ सुथरी दिखा के टीवी पे दिखाई जाती है। कुछ मीडिया तो उन्हें सेलिब्रिटी कह देते हैं, किस बात के सेलिब्रिटी है, तो मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। ऐसे ही मीडिया इस फिल्म में उसको दिखाया था सोशल एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर। अगर वो इतना ही सोशल एक्टिविस्ट है, इतना ही सोशल रिफॉर्मर है, तो भाई साहब सबसे पहला सवाल, सोशल एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर का मतलब क्या होता है? सोशल एक्टिविस्ट का होता है सामाजिक कार्यकर्ता। एक मिनट सर सुनिए, देखिए मैं आपकी बात समझ गया, एक मिनट, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मूवी के अंदर उन्हें एज ए इनोवेटर दिखाया गया था। वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होकर और निकले हैं और उन्होंने इनोवेशंस की, एक सोशल चेंज लाने की कोशिश की। अब वो कितना सच था कितना झूठ था वो तो पब्लिक नहीं जानती, लेकिन मूवी के अंदर ऐसी छवि दिखाई गई थी। ऐसा ही इनोवेशन दिखा रहे हैं जो दंगे करा दिए, ये इनोवेशन है। मैं वही ये इनोवेशन बताना चाह रहे हैं आप? मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी ये कह देना, क्योंकि जैसे ही दंगे हुए थे वैसे ही उन्होंने अपनी हड़ताल और वो सारी चीजें कॉल ऑफ कर ली थी। लेकिन तो भारत सरकार की गृह मंत्रालय ने तो एक लेटर निकाला है, उसमें तो कहा है कि इन्होंने उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
देखिए, जितना मैं ये आपको बता सकता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से, आपकी नॉलेज डिफरेंट हो सकती है, इसलिए मैं उसको नहीं कहूँगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सोनम वांगचुक अगर एक तरीके से सोशल एक्टिविस्ट हैं भी और उन्होंने कोई काम किया भी है, लेकिन ये जो काम उनकी वजह से हुआ है, इसके लिए तो उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। और जिसके लिए अब जो भी आपने उनके FCRA या अलग अलग तरह फंडिंग उनके पास आई है, उसका उनके पास कोई जवाब होगा या वो देंगे, वो तो समय बताएगा। आपके यहां से इलेक्टेड MP आते हैं। आपको भी अगर राजनीति करनी थी, वांगचुक साहब से मैं ये पूछूंगा, अगर राजनीति करनी थी तो वो भी आ जाते, पॉलिटिकली आ जाते, बिल्कुल कर सकते हैं, पॉलिटिकली आ जाते, बिल्कुल। अपने यही जो आज जो जंजी जैसा जैसे नेपाल में नाटक हुआ, और आपने आपकी बात मैंने सुनी कि किस तरीके से वो प्रोपेगेंडा बनाया जाता है दूसरे देशों द्वारा, एग्जैक्टली, और उसी का एक रेप्लिका यहाँ पे जी। दूसरी बात, स्टेटहुड को मैंने चैलेंज कर दिया कि मतलब वो कब से मांग रहे थे यूनियन टेरिटरी, आपके लोगों को वहां का एक अभिन्न पार्ट को डेवलप करने के लिए वहां पे एक इलेक्टेड MP आते हैं, उसके हिसाब से वहां क्या क्या चाहिए, क्या क्या पदवी प्रार्थना चाहिए, वो करने पर जब तुम्हारा पेट भरने लगा है, तुम्हारी चीजें चलने लगी हैं, तब तुम्हारे अंदर देशभक्ति आ रही है कि स्टेटहुड चाहिए। अच्छा जी, चलो आप स्टेटहुड मांग रहे हो, तो आपने कभी लिस्ट करा है कि स्टेटहुड के अंदर आपको क्या डेवलपमेंट ऐसी चाहिए जो यूनियन टेरिटरी होकर नहीं मिल रही? एग्जैक्टली, मेन पॉइंट, ठीक, मेन पॉइंट। और इसके अलावा आप कैसे में ये लेह लद्दाख, चाइना का हमारा जो नाइबरिंग कंट्री है, चाहे वो लेह लद्दाख हो, सॉरी चाइना हो या फिर आपका पाकिस्तान, यस, कितना वनरेबल एरिया रहा है, कितना वनरेबल, बिल्कुल राइट। हमारे देश के सिक्योरिटी, अखंड भारत की सिक्योरिटी में कितना वनरेबल रहा है। कि हम इस नतीजे पे आते हैं कि टूल किट के माध्यम से भारत में भी हिंसा भड़काने की साजिश थी, जैसे अभी रिसेंटली नेपाल में हुआ, लेकिन भारत सरकार ने कड़े स्टेप लेते हुए इमीडिएट उसे रोक दिया। टूल किट सफल नहीं हो पाई, इसलिए भारत में शांति व्यवस्था कायम है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं भारत के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, भारत सरकार को, कि आपकी सतर्कता के चलते हुए इस टूल किट को रोक दिया। अन्यथा ये टूल किट तो भारत में भी आग लगाने की पूरी साजिश रच रही थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी साजिश थी। धन्यवाद।